गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग यूपीएससी बेस्ड एक सीरीज बनाएंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स लाइक ईपीएफओ, जेपीएससी, बीपीएससी, किसी भी इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको मदद करेगा और यूपीएससी में तो करेगा ही। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं और बहुत काम किया है मैंने इस पर, इसलिए प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। एक साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड लास्ट टू लीव दिस लैंड। पहले यूरोपियन जो सबसे फर्स्ट में इंडिया में आए और सबसे लास्ट में उन्होंने इंडिया को छोड़ा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंग्लिश, डच, पुर्तगीज़, फ्रेंच। आप टाइम ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि कौन से यूरोपियन ने कब इंडिया को छोड़ा तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे। एटलीस्ट इंग्लिश, अंग्रेज़ों के बारे में तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 का दिन है जो मोस्टली लोगों को पता होता है। तो अब इसके पहले या इसके बाद, तो इसके बाद में एक ही इस ऑप्शन में बचता है, वो है पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ गोवा, दमन द्वीप में पुर्तगीज़ का शासन लगभग आज़ादी के 14 साल बाद तक रहा था। मतलब 1961 तक वो गोवा पे शासन कर रहे थे पुर्तगीज़। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है। गोवा को आज़ाद कराया गया और उसे भारतीय संघ में शामिल किया गया और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत गोवा दमन द्वीप को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। तो जो इसका सही जवाब है वो है आपको पुर्तगीज़। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा जो है एक तरह का अंग्रेज़ों के समय जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकलता था तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में मैग्ना कार्टा कौन सा पार्ट को कहेंगे? तो ऑप्शंस हैं आपके पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 5। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर पार्ट किसके बारे में बता रहा है। तो पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बता रहा है जो कि आयरलैंड से हमने लिया है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा है। पार्ट 2 किसके बारे में बताइए? सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है। और पार्ट 5 यूनियन के बारे में बता रहा है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपको ऑप्शन नंबर 2, पार्ट 3। फंडामेंटल राइट जो है हमारा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। वो एक तरह से एक ग्रेट चार्टर डॉक्यूमेंट है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहता है आर्टिकल 21 के को लेके, 19 को लेके, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में पार्ट 3 कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट अंडर शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 6 के अंदर में कौन सा राज्य नहीं है? शेड्यूल 6, इनर लाइन परमिट, ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट पार्टिकुलरली अगर हम कंसिडर करते हैं उसके लिए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेट शेड्यूल 6 में नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल 6 में पहले कौन कौन से स्टेट हैं। तो शेड्यूल 6 में जो जो स्टेट है मैं उसके नाम बता रहा हूँ आपके। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम है। कौन सा स्टेट नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब है, वो आईएलपी में आता है, इनर लाइन परमिट में। अब इनर लाइन परमिट में मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेट हैं। तो आप अगर अपने इंडिया के मैप को देख रहे हो तो सबसे आप वेस्ट ईस्ट चले जाओ। ईस्ट में अरुणाचल, अरुणाचल के जस्ट नीचे है नागालैंड, उसके जस्ट नीचे है मणिपुर और उसके जस्ट नीचे आपको आएगा मिजोरम। ये 4 स्टेट जो हैं आपको ये इनर लाइन परमिट में आएंगे। पहले मणिपुर नहीं था, अब मणिपुर भी इसमें आ गया है। मिजोरम आपको शेड्यूल 6 में भी है और आपको आईएलपी में भी है। शेड्यूल 6 में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट में। सभी स्टेट्स में 3-3 हैं। त्रिपुरा में एक ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिलेट करते हैं। अगर आपको शेड्यूल 6 पता है तो शेड्यूल 6 पता होने के साथ साथ कौन कौन नहीं है ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चंस इससे आते हैं और बहुत न्यूज़ में रहा है। तो डेफिनेटली एनआरसी को भी शेड्यूल 6 से एग्जेम्प्ट किया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
द स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2017 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। LIC इज इम्प्लीमेंटिंग द योजना। वन कैन इन्वेस्ट ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 15 लाख, टेन्योर इज सेट एट 10 ईयर्स। बताइए, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 2017 में लॉन्च हुआ था, एकदम सही है जवाब है ये। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाता है और बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं। आप मैक्सिमम 15 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और इसका जो टेन्योर है पॉलिसी का, ये आपको योजना का या पॉलिसी बोल सकते हैं 10 साल तक है। तो इसका जो सही जवाब होगा 2 और 3 और ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, आपको ध्यान में रखना है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। शेड्यूल आर्टिकल दिए हुए हैं और आर्टिकल के साथ उस कमीशन का नाम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस हैं, तो आपको बताना है। नेशनल कमीशन फॉर SC जो है वो आर्टिकल 338 के तहत है। नेशनल कमीशन फॉर ST 338A के तहत है, या नेशनल कमीशन फॉर SC फिर से आया है 338B के तहत है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338B के तहत है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर आपको ये पता है कि नेशनल कमीशन फॉर SC का कौन सा आर्टिकल है तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, या 1 एलिमिनेट जो आपको पता होगा। तो बताइए, समय लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं वो चारों इंपॉर्टेंट है, आपको चारों पता होना चाहिए। बताइए, तो आर्टिकल 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर SC है, ये तो सही है। और 338A ये ST के लिए है, ये भी सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है। आर्टिकल 338B जो फोर्थ ऑप्शन है ना आपको, वो भी सही है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, यही इनकरेक्ट है। नेशनल कमीशन फॉर SC जो 338B है वो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो 338 था वही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन अ रो आर नॉट मेंबर ऑफ NATO। बताइए, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। आपको बताना है कि इन जो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो NATO का मेंबर नहीं है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, UK, US, अल्बानिया, बेल्जियम, जापान, नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया सबसे लेटेस्ट मेंबर बना है 2020 में। आपको पता होने चाहिए क्योंकि G7, G20 ये सब कंट्रीज़ के नाम भी UPSC पूछ लेती है। पिछले UPSC एग्ज़ाम में पूछा भी है G20 के बारे में, देश के नाम दे दिए थे और आपको पता होना था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ना वो है 4th नंबर। क्यों 4th नंबर सही है? जापान जो है ना वो आपको NATO का सदस्य नहीं है। इसके अलावा उस ऑप्शन में तीनों NATO के सदस्य हैं लेकिन जापान नहीं है, तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट हम लोग करेंगे। पॉलीमर्स चेन रिएक्शन वाज इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉलीमर्स चेन रिएक्शन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? RT-PCR टेस्ट अभी हो रहा है, अब बहुत न्यूज़ में है, तो वो क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसका इन्वेंशन बताइए किसने किया है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको, कैरीमर लेक किस स्टेट में, बताइए किस स्टेट में? लोनार लेक। लोनार लेक जो है ये न्यूज़ में था क्योंकि इस लेक का पानी पिंक कलर का हो गया था। तो बाद में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि एक माइक्रोब्स, हल्ड्रोचिया माइक्रोब्स के कारण, जो कि एक बैक्टीरिया है, इसके कारण इस लेक का पानी पिंक हो गया था। यह है आपको महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। गरीब कल्याण रोजगार अभियान इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया था? बताइए। यह जो अभियान है ये मोदी जी ने 20 जून 2020 को लॉन्च किया था। यह मोस्टली उन लोगों के लिए था जो लॉकडाउन के टाइम पे अपने घर जा रहे थे, वहाँ पर उनको रोज़गार नहीं मिलता और शहरों में तो ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा था, तो वहाँ पे मनरेगा के तहत उनको कुछ काम मिल जाए। तो मेनली इसी व्यू से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है
कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन द हाउस ऑफ पीपुल। लोकसभा में SC और ST कम्युनिटी के लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, तो यह किस आर्टिकल के तहत इस रिजर्वेशन को दिया जाता है, बताइए। और ये आर्टिकल अभी न्यूज़ में भी था, क्योंकि इस आर्टिकल से रिलेटेड 104 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत ST और SC के रिजर्वेशन को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 331 से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन आर्टिकल 330 फर्स्ट है, और आर्टिकल 324 तो आपको पता ही होगा, वो आपको किसके लिए बताइए, वह इलेक्शन कमीशन के लिए। और आर्टिकल 334 यह किसके लिए है? यह है कि जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है SC ST को, या जो भी स्पेशल रिजर्वेशन लाइक एंग्लो इंडियंस को दिए जा रहे हैं, वो सब रिजर्वेशन आफ्टर 70 ईयर्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एंग्लो इंडियंस तो ख़त्म हो गया, लेकिन ST SC रिजर्वेशन को फिर से 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। डोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन विच स्टेट? किस स्टेट में ये प्रोजेक्ट बताइए? ये भी न्यूज़ में था, यह है आपको नागालैंड में, ऑप्शन नंबर 3, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इस्तांबुल कन्वेंशन? इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो इस्तांबुल कन्वेंशन जो है ये आपको कब आया? यह आपको 7 अप्रैल 2011 को ड्राफ्ट हुआ, और 11 मई 2011 से ये साइन के लिए रखा गया इस्तांबुल में। इस्तांबुल पहला ऐसा कंट्री था जो इसको रेटिफाई किया, बट अभी रिसेंटली इस्तांबुल तो कंट्री नहीं है, टर्की ने इससे अपने आप को बाहर निकाल लिया, इस कन्वेंशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया है, और अब वह इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन 3 सही है। इस्तांबुल इज़ ए कैपिटल ऑफ टर्की, नहीं। अंकारा इज़ ए कैपिटल ऑफ टर्की। इस्तांबुल एक वहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, जस्ट लाइक मुंबई हम कह सकते हैं, उसी तरह मुंबई राजधानी नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट सिटी में है। वर्ल्ड फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट एंड टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यह एक पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो वायलेंस और जो भी वुमेन के अगेंस्ट में जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ में एक बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था, लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था, जिससे टर्की बाहर हो गया। पहले पोलैंड ने भी बाहर होने की बात कही थी, अब टर्की ने फाइनली विड्रॉ कर लिया। तो ऑप्शन जो है इसका 1 और 3 यानी बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इस्तांबुल कैपिटल नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? MPC कमेटी के बारे में जानने से पहले आपको रघुराम राजन जी का जो टेन्योर था उसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट RBI गवर्नर थे, उनके टाइम पे ही एक तरह से MPC का गठन हुआ, और उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे MPC बना। MPC को एक मतलब स्टेचुटरी जामा भी पहनाया गया बाय अमेंडिंग द एक्ट ऑफ 1934 ऑफ RBI एक्ट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या है हम लोग देखते हैं, कौन से स्टेटमेंट्स में सही हैं कौन से गलत हैं। MPC डिटरमाइंस द पॉलिसी रेट required to achieve the inflation target. The quorum for the meeting is 4 member. Each member of the MPC has 1 vote, and in the event of equality, governor has second or casting vote. MPC required to meet at least 4 times in a year. क्वार्टरली इनको मिलना होता है, इसलिए एटलीस्ट 4 टाइम्स तो मिलना ही पड़ेगा। 4th ऑप्शन सही है। MPC 3rd ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे सभी को एक एक वोट थे, बट जब तक टाई नहीं होता है तब तक गवर्नर का कास्ट वोट नहीं आता है सामने। कोरम 4 होना चाहिए, और MPC ने इन्फ्लेशन को टारगेट किया है 4, बताइए क्या टारगेट रखा है, ये भी आपको बताना चाहिए। 4% पर है, लेकिन यहाँ पर हमें 4% तो एक टारगेट नहीं हो सकता है कभी भी, तो इसमें +-2 को रखा है, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 ये इन्फ्लेशन होना चाहिए। और ये किसके आधार पर है? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, CPI के आधार पर है। RBI ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही इन्फ्लेशन का टारगेट माना है, उसको कम रखना है, 2 से 6 के अंदर रखना, ना 6 से ऊपर ना 2 से नीचे।
इसलिए इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एमपीसी कमेटी के बारे में आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली मीटिंग इसकी 3-4 अक्टूबर 2016 को हुई थी। ऐसे तो ये सब जानकारियाँ जरूरी नहीं है, लेकिन कास्ट वोट के बारे में आपको निश्चित पता होना चाहिए कि गवर्नर का इसमें कास्टिंग वोट कब आता है, जब टाई हो जाता है, उसके बाद ही ये पिक्चर में आएगा उनका कास्टिंग वोट। एलोकेशन फॉर हेल्थ प्रोग्राम फ्रॉम बजट 2020-21 में हेल्थ सेक्टर को कितना बजट दिया गया? 69,000 करोड़, फर्स्ट ऑप्शन जो है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यह है आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंदर में आएगा, एंड सैनिटेशन के अंदर में, इसको ध्यान में रखिएगा। स्वच्छ भारत अर्बन की जब बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर में आएगा। दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर में चल रही है ये योजना। न्यू होरिजन इज ए नासा मिशन टू स्टडी द प्लैनेट, किस प्लैनेट के स्टडी के लिए न्यू होरिजन मिशन नासा ने स्टार्ट किया था? बताइए। प्लूटो, मार्स, जुपिटर, अर्थ। बताइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया है। प्लूटो इसका सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आपको सभी बातें पता होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस है ये हमारे एक्चुअल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, इसे हमें देखना चाहिए। तो ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टली एट द सेंटर द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसलर एडमिनिस्टर द रिजर्व सब्जेक्ट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहेंगे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट पर बात करेंगे या डिस्कस करेंगे। एकदम सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द प्रोविंस, एकदम सही है। और डिवीजन ऑफ पावर इनटू 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द लेजिस्लेटिव असेंबली टू क्रिएट और एबॉलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय पासिंग रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल। इसमें यह कहा जा रहा है कि विधानसभा के पास यह अधिकार है कि वो विधान परिषद बनाने के लिए या उसको एबॉलिश करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है। तो वो किस आर्टिकल में बताया गया है? वह आर्टिकल 169 में बताया गया है, पहला ऑप्शन। लेकिन अगर कोई विधानसभा ये एक रेजोल्यूशन पास करती है क्या कि वो विधान परिषद चाहती है या नहीं चाहती है, इसका अल्टीमेट फैसला पार्लियामेंट के हाथों में। पार्लियामेंट के पास किए बिना ना ही विधान परिषद का गठन हो सकता है, ना ही उसका एबॉलिशन हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च किरण हेल्पलाइन? किरण हेल्पलाइन किसने लॉन्च की है? बताइए। ये जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, 5th ऑप्शन जो है वहाँ से ये आया है, उस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री वन धन योजना, प्रधानमंत्री वन धन योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है? कि आपको चलाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, 4th ऑप्शन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, इसलिए आपको देखना होगा इसको। द वन राशन वन कार्ड फैसिलिटी, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसको बहुत ज़बरदस्त झटका लगा, और एक्चुअली इसके बाद ही हमें पता भी चला कि कितना ज़रूरी है वन नेशन वन राशन कार्ड, क्योंकि जो भी प्रवासी मजदूर या जो भी ऐसे लोग जिनका अपना राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि वह अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने के कारण आए हुए हैं, उनको वहाँ के राशन डिपार्टमेंट से या फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ नहीं मिल पाता, सो दैट उनकी स्थिति ख़राब हो जाती है। और जब कोरोना ऐसी सिचुएशन जो कभी भी हमने फेस नहीं की थी, यहाँ पर एक्चुअली में पता चला कि राशन कार्ड वन नेशन होना कितना आवश्यक है। तो इसको जो एडमिनिस्टर कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। 2021 में ब्रिक्स की समिट किस देश में होने वाली है? अगर आपको 2020 का पता है तो 2021 का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा फॉलो होता है ब्रिक्स में। रशिया ने 2020 का समिट आयोजित किया था, तो 2021 का इंडिया करेगा। उसके बाद कौन करेगा बताइए? उसके बाद चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर से ब्राज़ील। ये पूरा फॉलो होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए एक देश का आप याद रख लीजिए, उस साल को एकदम ध्यान में रखिए, उसके बाद आप कंटिन्यूसली उसको एक एक इंक्रीमेंट करते हुए जाइए। पूरे ब्रिक्स के जो एक्रोनिम है उसको ध्यान में रखना है आपको। स्वामित्व योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत चल रही है? यह आपको पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर में है। इस योजना को 24 अप्रैल 2020 को
मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 24 अप्रैल का दिन क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। पंचायती राज डे 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, उसको ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया अंडर 50 आ गया है, तो इसकी जो रैंक है ये है आपको 48। कौन इसको पब्लिश करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी करके पूछा जाता है। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। यह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के और इंसीड ये सब मिल के इसको पब्लिश करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित करती है। जब इंडिया में हम स्टेट वाइज इनोवेशन इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ पे नीति आयोग ये काम करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का आपको नाम बताना, उसके लिए 500 मिलियन अप्रूव किया है, सो दैट कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो गवर्नेंस है और लर्निंग आउटकम है, खासकर 6 राज्यों में, उसमें इजाफा आए। तो उस आपको स्कीम का नाम बताना है, तो उस स्कीम का नाम है प्रोजेक्ट स्टार, इसको ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 500 मिलियन की राशि प्रोवाइड की गई है टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम एंड गवर्नेंस। 6 स्टेट में, सभी के लिए नहीं है ये, पार्टिकुलरली 6 स्टेट के लिए है ये। इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक कितनी है बताइए? 142। ये एकदम ध्यान में रखिए, बीपीएससी में तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एकदम, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। 142 है। और फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट कौन सा देश प्रेस फ्रीडम में सबसे ऊपर है? तो उसको ध्यान में रखिएगा, नॉर्वे। और रिपोर्ट कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसको भी ध्यान में रखना। रिपोर्टर कौन निकालती है, ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी। 2021 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है बताइए? ये थीम क्या है? ये थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। SARS-CoV-2 वायरस इज ए डीएनए वायरस, आरएनए, प्रोटोजोआ और नानोवायरस। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्वेश्चंस आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा, आरएनए वायरस। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इज रिलेटेड विथ विच कैटेगरी? कौन से कैटेगरी के लिए योजना है? ये जो है आपको स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ऑप्शन नंबर 4, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये योजना में आपको जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होंगे उनको 10,000 रुपये तक का क्रेडिट लोन दिया जाएगा, और अगर वो टाइम पे उस लोन को मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ लौटाते हैं तो उनको 7% का इंटरेस्ट भी एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो ये योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई है, सो दैट कि वो लोग जिनका काम धंधा कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे चला गया था, तो उनको फिर से उनकी जो आजीविका है उसको पटरी पर लाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। लगभग ऐसा अनुमान है कि 50 लाख अर्बन और रूरल जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको यह योजना लाभदायी सिद्ध होगी और वो फिर से अपने काम को पटरी पर ला सकेंगे। आरएनए इज कन्वर्टेड टू प्रोटीन थ्रू ए प्रोसेस, बताइए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज में है, क्यों? डीएनए से आरएनए की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे तभी इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो मैंने आरटीपीसीआर के बारे में बात की। अब यहाँ पर आरएनए से हम बना रहे हैं प्रोटीन, तो ये आपको ट्रांसलेशन के थ्रू होगा। ये प्रोसेस का नाम आपको ध्यान में रखना होगा, ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज ट्रू अबाउट वीर सावरकर? वीर सावरकर की जयंती कब मनाई जाती है बताइए? ये मनाई जाती है आपको 28 मई को। 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ, उसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या स्टेटमेंट के बारे में सही है? सावरकर वाज ए भारत रत्न अवार्डी, ये जो है ऑप्शन ये गलत है, भारत रत्न उनको नहीं मिला है। सेकंड पे चलते हैं, ही फाउंडेड मित्र मेला एंड ऑल्सो अभिनव भारत सोसाइटी, ये ऑप्शन सही है। और ही प्रिसाइडेड ऑफ हिंदू महासभा इन 1973 to 43, ये भी सही है। 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत रत्न वीर सावरकर जी को अभी तक नहीं मिला है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताइए?
उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की। इंडियन बर्ग कहा जाता है। पहले भारतीय जर्नलिस्ट थे जिनको इम्प्रिजन किया गया, जिनको जेल जाना पड़ा, उनके रिमार्क्स के लिए जो उन्होंने बंगाली में लिखा था। बंगाली यहाँ जनरल है, न्यूज़पेपर एक तरह से। ही वॉज ए मॉडरेट नेशनलिस्ट, ये एकदम सही है। और ही प्रिसाइडेड 2 सेशन ऑफ INC, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1895 में किया, 1902 में किया, तो ये सही है। इसके अलावा ये चारों ऑप्शन भी सही है, तो फर्स्ट जो है ऑल द अबव इसका सही जवाब होगा। राजा रवि वर्मा हैज़ बीन अवॉर्डेड केसर-ए-हिंद इन विच ईयर, किस साल मिला इनको? 1904 में मिला। किसके टेन्योर में मिला? उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड कर्जन। कर्जन को तो हम लोग जानते ही हैं, बंगाल विभाजन से। इसके अलावा एक दो अच्छे काम भी इनके टाइम पे हुए थे। मॉन्यूमेंट्स एक्ट पास हुआ था, इसके तहत जो मॉन्यूमेंट्स उनकी रखवाली होती थी। यूनिवर्सिटी एक्ट भी पारित हुआ इनके टाइम पे। किनके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। इसको ध्यान में रखिएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इट इज़ रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है। बेस ईयर इसका बताया गया 2010 से 2011। ऑप्शन 3 है, इट इज़ रिलीज्ड बाय NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है वो फर्स्ट ऑप्शन आपको सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि इसका बेस ईयर 2011 से 12 है और ये NSO के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है। NSO के द्वारा कौन सी चीज़ रिलीज किया जाती है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जिसका भी बेस ईयर 2011-12 ही है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? बताइए। इंडेक्स की रैंक आपको ध्यान में रखनी होगी, कभी कभी पूछे जाते हैं। 139, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है और यह रिपोर्ट जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन के द्वारा निकाली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पूछा भी जाता है। दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल एकदम सही। मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज से 365 डेज, एकदम सही। इट इज़ अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अनसिक्योर्ड नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है तो हमेशा सिक्योर्ड ही होगा, अनसिक्योर्ड नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, 1, 2, B इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ना तो आप भी बोर हो जाओगे। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं अपना अगला वीडियो जरूर लाऊंगा ताकि इस पूरी सीरीज को 100 क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू सो मच।